हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2021 का लेवल 3 का 1 to 30 सीडीपी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हमने 2020, 2021 और 2022 पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। हमने 2020 का पीआरटी, 2021 का पीआरटी, 2022 का पीआरटी, 2020 टीजीटी, 2021 टीजीटी, 2022 टीजीटी और 2020 पीजीटी को हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं, आज की तारीख में हम जो करने वाले हैं 2021, हम सीडीपी के जो फर्स्ट 1 to 30 क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं बिना आपका टाइम खराब किए। आप भी 1 2 3 4 5 6 30 तक मार्क करके आप अपने ऑप्शंस को क्रिएट करके आप भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर गेन किया, जो आपको हेल्प करेगा कि आपने क्या इंप्रूवमेंट करनी है और कितनी इंप्रूवमेंट आप में रहती है। और आप अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना आपका वक्त खराब किए। एग्जाम 2021 मैथमेटिक्स का हमने सेट ए लिया है, लेवल 3 जो पीजीटी लेक्चरर्स के लिए होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर देखने को मिलेगा 2 4 3 8 2 7 5, कुछ इस तरीके से आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर शब्दों में और परीक्षा केंद्र का नाम आप अपना नाम रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मनदीप सिंह वाह। अभ्यर्थी आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 150 क्वेश्चंस। समय कितना रहेगा? 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। यहाँ पे इन्विजिलेटर आपको साइन करेंगे, यहाँ पर मैं अपनी साइन कर देता हूँ क्योंकि वन डे मैं यहाँ पर जरूर होऊंगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि लेवल 3 पार्ट 1, इसमें कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले आपको पेपर को शुरू करने से पहले पेपर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पेपर के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना होगा? पार्ट 1 जिसके अंदर आप करते हैं सीडीपी के क्वेश्चंस, पहले 30 क्वेश्चन सीडीपी के। पार्ट 2 लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 3 जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस 10-10 क्वेश्चन करके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट, ये हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना होता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, किसी का यहाँ पे सब्जेक्ट जो साइंस में होंगे उनके लिए बायो भी मिलेगा, जो केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए केमिस्ट्री मिलेगा, सबके लिए अपना अपना सब्जेक्ट होगा। और लास्ट के ये जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी जिस पर कमांड होती है वो होते हैं। तो चलिए आज हम जो करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन से। पार्ट 1 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट? पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? हु डेवलप्ड, यहाँ पे डेवलप पे बड़ा फोकस कीजिएगा। पहला इंटेलिजेंट टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया? ये है लेवेटर, सेंगविन, फ्रांसिस गाल्टन या फिर एल्फ्रेड बिनी एंड साइमन। तो सोचिएगा इन चार ऑप्शंस में से सबसे सटीक ऑप्शन क्या है कि किसके द्वारा ये बनाया गया था, डेवलप किया गया था, बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है एल्फ्रेड बिनी एंड साइमन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एल्फ्रेड बिनी एंड साइमन। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट को इन्होंने क्रिएट किया था, बनाया था। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन इज नोन एज। मनोविज्ञान की शाखा जो ये अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर प्रयोगात्मक विज्ञान, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे। तो सोचिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि जब आप किसी के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सोशल के बारे में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसका कोई क्लिनिकल कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर कट फर्स्ट। काउंसलिंग, आप उसको परामर्श नहीं दे रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो थर्ड जो है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सबसे बेस्ट है। विकासात्मक मनोविज्ञान, जैसे जैसे आप उसके विकास को देखेंगे, किस प्रकार उसका शारीरिक विकास हुआ,
किस प्रकार उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ और उसका सामाजिक विकास हुआ। ये सारी चीजें इससे रिलेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। मैं बार बार जितने भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नो, नॉट, फॉल्स, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके इसके अंदर इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले बड़े ध्यान से पढ़े और नोट को सर्कल करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात नहीं है? सबसे पहला सेफ्टी, हंगर, थ्रस्ट, रेस्ट। आपका जन्मजात सुरक्षा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है या फिर विश्राम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, भूख, बच्चा जब जन्म लेगा तो वो माँ के दूध के साथ में स्टार्ट करता है, तो ये भूख है। विश्राम, वो सोता है। थ्रस्ट, उसे प्यास लगती है। सेफ्टी, जो जन्मजात नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा? फर्स्ट बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टेटेड दैट एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किसने कहा था किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है? बताइए किसके द्वारा कहा गया? विलियम एच बर्टन, स्टेनले हॉल, या फिर जे ए हेडफील्ड, या फिर जीन पियाजे। इन 4 ऑप्शंस में से सोचिए किसके द्वारा यह कहा गया था कि किशोर अवस्था दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। तो आप सोचेंगे और इस ऑप्शन के लिए आप बताइए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सही आपको सटीक लगता है कि किसके द्वारा ये बातचीत कही गई थी। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आप भी अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको हेल्प होगी आगे इंप्रूवमेंट के लिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सोचिए। तो चलिए बताइए। ऑब्वियस सी बात है, इसका सबसे जो सिंपलेस्ट वे है वो है हाल। हाल के अंदर तूफान भी आएगा, तनाव भी होगा, संघर्ष भी होगा, दबाव भी होगा। स्टेनले हाल, स्टेनले हाल ने ये बात बोली थी। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय द गेंक। गेने, निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान की सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? सबसे उच्चतम, सबसे हाई लेवल कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, प्रिंसिपल लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, या फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है? समस्या समाधान अधिगम, समस्या का समाधान कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार को सोचना है, सबसे हाई लेवल माना गया है। या फिर आप कोई प्रिंसिपल है, उस सिद्धांत के ऊपर आप काम करेंगे। कोई कंसेप्ट है, प्रत्यय अधिगम, या फिर बहु विभेदन अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरीके से। तो किसी भी मेथड को में सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वह आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट की। 6th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अभिप्रक्षेपित तकनीक है? कौन सी है? कौन सी है? देखिए, अभिप्रक्षेपित 2 तरीके की तकनीक है, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। तो आपको यहाँ पे नॉन प्रोजेक्टिव की बातचीत करनी है। एसोसिएशन टेक्निक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, कंस्ट्रक्टिव टेक्निक, या फिर कंप्लीशन टेक्निक। साहचर्य प्रविधि, समाज नीतिय प्रविधि, रचना प्रविधि, या पूर्ति प्रविधि। सोचिए कौन सी नॉन प्रोजेक्टिव है। तो 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वो नॉन प्रोजेक्टिव है। कौन सी है? नॉन प्रोजेक्टिव। एसोसिएशन टेक्निक प्रोजेक्टिव में आ जाएगी आपकी, कंस्ट्रक्टिव वो भी प्रोजेक्टिव में आ जाएगी, और कंप्लीशन वो भी किस में आ जाएगी? प्रोजेक्टिव में आ जाएगी। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट। मैं फिर से कह रहा हूं, नोट वाले को सबसे पहले सर्कल कीजिएगा, नो वाले को भी सर्कल कीजिएगा, फॉल्स वाले क्वेश्चंस को भी सबसे पहले क्या कीजिएगा? सर्कल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है, या फिर कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन। सामयिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीयता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता। इनमें से कौन सा नहीं है? तो भी सी बात है, अगर आप नोटिस करके देखेंगे जो 7th है, 7th के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी बिल्कुल होगी उसके अंदर,
जो गुड मेंटल हेल्थ होगी वो सामयिक इमोशनल बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ होगा, एकदम से गुस्सा नहीं होगा, ना एकदम से कुछ ऐसा होगा, वो अपने मेंटल स्ट्रेस को एडजस्ट कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़िया होगा। गुड मेंटल हेल्थ वाले के अंदर सबसे पहला पॉइंट ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इनटॉलरेंस ये पॉइंट नहीं है, आप साफ देख सकते हैं कि ये असहनीयता, किसी भी चीज के लिए एकदम से गुस्सा हो जाना, कि जल्दी से रिप्लाई कर देना, किसी बात का गुस्से में कर देना, किसी को कह देना, ये गुड मेंटल हेल्थ के लक्षण नहीं है। ओके, और बचा कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन, वो खुद का मूल्यांकन जरूर करता है कि मैंने कहाँ गलत किया, मैंने कहाँ सही किया, मैं कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये सब चीजें इसी का पार्ट आती है। Which of the following concept is not, देखिएगा अगेन नोट वाला क्वेश्चन आ चुका है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, नोट वाले क्वेश्चंस को जरूर सर्कल कीजिएगा। Which of the following is not introduced by the Jean Piaget in his cognitive development theory, जीन पियाजे के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया गया है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, सिंबॉलिक या इक्विलिब्रेशन, आत्मसातीकरण, संविष्टीकरण, सांकेतिक या संतुलन, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सोचिएगा, असिमिलेशन जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, आप पढ़ेंगे जब। अकोमोडेशन जरूर दिया गया था, इक्विलिब्रेशन भी दिया गया था। तो सिंपल है जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 8th का, सिंबॉलिक, सांकेतिक, यह ऑप्शंस जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया था। ऐसा कोई भी कंसेप्ट जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया था। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज इज नॉट, देखो फिर से नोट आ रहा है, नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हो सकते हैं। नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द जेम्स ड्रेवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? जेम्स ड्रेवर ने जो चीजें डिसाइडेड थी चरण चित्र के लिए, माने कि उसके डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट, द सेल्फ रिगार्ड स्टेज, या फिर कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, कौन सी नहीं है? हमें नहीं के ऊपर फोकस करना है। प्रीकृषित संवेगों का चरण, मनोभाव का चरण, आत्म सम्मान का चरण, या फिर पारंपरिक चरण के अनुरूप। तो बताइएगा नोमी के अंदर जो सही बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? 9th क्वेश्चन कौन सा होगा? फटाफट सोचिएगा और बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर जो चरण नहीं होगा वो होगा आपका पारंपरिक चरण के अनुरूप, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। ये जो है जेम्स ड्रेवर के कंसेप्ट में नहीं था। ओके, स्टेज ऑफ क्रूड इमोशंस, यस ये डेवलपमेंट था कैरेक्टर का। स्टेज ऑफ सेंटिमेंट्स, ये भी कैरेक्टर का था। एंड सेल्फ रिगार्ड स्टेज, आत्मसम्मान जरूर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, होलबर्ग। तो सोचिएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सही सटीक बैठता है? तो लेव वाइगोत्स्की इसका बिल्कुल सही है। सोशो कल्चर थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर लेव वाइगोत्स्की इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, देखिएगा फिर से नोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस है, नो, नोट, फॉल्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। देखिएगा द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, देखिएगा आज ही इसी पेपर के अंदर आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक का ये, एक इससे पहले आपने नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक का देखा था। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य विधि नहीं है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT फुल फॉर्म भी आ जाती है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वुड्सवर्थ पर्सनल डाटा शीट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, या टेट, TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कौन सा नहीं है? हमें नहीं पर फोकस करना है। शब्द साहचर्य परीक्षण, वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र, वाक्य पूर्ति परीक्षण, या फिर चित्र कथानक परीक्षण। तो चलिए सोचिएगा कि इसके अंदर क्या होगा। 11th का जो प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है वो है वुड्सवर्थ पर्सनल डाटा शीट, बाकी सब वैट, टैट, या फिर SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये सब इसी का पार्ट है। प्रोजेक्टिव टेक्निक इसी का होंगे, पार्ट होंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। आप अपना स्कोर साथ के साथ में जरूर मैच कीजिएगा। आप अपनी इंप्रूवमेंट में सिर्फ अपने स्कोर के बेस पे ही कर सकते हैं, याद रखिएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, देखिए अभी कितने सारे नोट के क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे, आगे भी बहुत देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी आप अभी से पहले भी चौथा या पांचवा क्वेश्चन जो है नोट वाला देख रहे होंगे। द टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द कैटल, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? एटीट्यूड नहीं है, अर्ग नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है, या फिर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, अभिवृत्ति नहीं है, तीव्र इच्छा नहीं है, स्थायी भाव नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है। सोचिएगा क्या है और क्या नहीं है। हमें 9 वाले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन पे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिखता हूं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्शन एक जैसे हैं। जो अर्ग है वो भी नहीं है, वो भी नो है, एंड जो रूढ़िवादी है, जो आपका कंजर्वेटिव्स है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो कैटल ने वो एटीट्यूड की बातचीत की थी, पर्सनैलिटी की, और सेंटिमेंट्स की बातचीत की थी। तो यहाँ पे जो इसके 2 ऑप्शंस एस्टेट ने आपके यहाँ पर 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों को ही सही माना था। जिन्होंने दोनों को टिक किया है, मतलब दोनों में से किसी एक को टिक किया, वो दोनों को ही सही माना था। इसके अंदर याद रखिएगा, एस्टेट की ऑफिशियल की के द्वारा ही आपको सिर्फ ऑप्शंस बताए जाते हैं, ना कि अपने द्वारा कोई डिसाइडेड किया जाता है। आपकी एक्यूरेसी पेपर में एस्टेट के द्वारा माने गए ऑप्शंस के लिए ही मानी जाएगी। For which age group the children appreciation test CAT, फुल फॉर्म भी आ सकती है CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ओके, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट SCT इज एप्लीकेबल। इस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है 2 से 5 साल के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं 2 से 5 साल के लिए कि चलो भैया टेट दे के आते हैं, चलो CAT दे के आते हैं। आजकल तो हरियाणा में CET का भी बड़ा फेमस हो रहा है। 0 से 4 साल के वाले, 16 से 18, या फिर 3 से 10। ऑप्शन चूज कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, और ऑप्शन नंबर 13 में क्या आ सकता है। तो जो CAT है वो भी सी बात है, जब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन 3 से लेकर 10 साल वाला बच्चा ही चिल्ड्रन के अंदर काउंट होता है सही से। तो 3 से 10 साल वाला ही बिल्कुल आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट की बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट। देखिएगा नोट वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप इस बात को फोकस रखिएगा। नो नोट फॉल्स, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंस, हमें उल्टा चलना होता है इनके अंदर। कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? वेट ऑफ द मसल्स इज 20% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, मांसपेशियों का कुल शरीर के भार का 20% होता है। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज्ड, दिवा सपन देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये तो हो भी सकता है भाई, दिन में बिल्कुल ऐसे ऐसे हवाई किले बना देंगे बच्चे। वोकैबुलरी टू इंक्रीजेस, शब्दकोश बढ़ जाता है। ओके, मेंटल एबिलिटी रीच एट देयर हाईएस्ट लेवल, मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि भैया इससे आगे तो तू जाएगा ही नहीं जाएगा, चरम सीमा आ चुकी है तुम्हारी। तो 14 का सोचेगा कि जो नहीं है। डे ड्रीमिंग एडोलसेंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये वाला पेपर क्रैक कर दूंगा, उसके बाद मैं ये कर दूंगा, मैं ये गाड़ी ले लूंगा, मैं ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाऊंगा, स्प्लेंडर पे आऊंगा और बाकी लोगों के साथ मैं BMW में चला जाऊंगा। इस तरीके की डे ड्रीमिंग बहुत आगे चली जाती है, वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाती है, शब्दकोश बहुत बड़ा शब्दकोश हो जाता है बच्चे के पास में। और एडोलसेंस में सबसे मेंटल एबिलिटी बच्चे की हाईएस्ट लेवल के ऊपर होती है, क्योंकि उस लेवल पे जितना वो सीख सकता है कहीं नहीं सीख सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मेरे को सही नहीं लगता, और ऑप्शन नंबर 1 भी एस्टेट के द्वारा बिल्कुल सही माना गया था कि मसल्स इज 20% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स। देखिएगा फॉल्स स्टेटमेंट आ गए हैं, हम नो नोट वाले क्वेश्चंस के साथ में फॉल्स वालों को बोला था आपको इंक्लूड करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? असत्य, इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज गोल ओरिएंटेड, अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, बस अपने गोल की तरफ लगा होता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सोचिएगा क्या हो सकता है 15 का, मोटिवेटेड बिहेवियर डज कंटिन्यूटी, अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है। मोटिवेटेड बिहेवियर किसी एक चीज के प्रति उसी की तरफ कंटिन्यूटी शो करता है। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, अभिप्रेरण प्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। मोटिवेशन डज एनर्जी चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है। तो 15 में सोचिएगा कि सही सटीक ऑप्शन क्या होगा। तो मोटिवेशन आप
बच्चे को बार बार अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देके उसका जो नेचर है उसको आप बदल सकते हैं। तो जो रिजिड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब गलत है, तो फॉल्स वाला भी ऑप्शन क्या होगा, यही होगा कि आप रिजिड नहीं है, मोटिवेशन देते रहिए, उसका बिहेवियर बदलता रहेगा, समय के हिसाब से, एज के हिसाब से बदल देता है वो। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड बिनी आईक्यू स्केल, अब आईक्यू स्केल किसके द्वारा दिया गया था, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। स्टैनफोर्ड बिने, व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है, 52 से 67, 36 टू 51, 20 टू 35 या बिलो 20। अब आप सोचिएगा स्टैनफोर्ड बिनी ने जो बुद्धि लब्धि स्केल दिया था उसके अनुसार क्या सीमा थी, मानसिक मंदता मतलब कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस की क्या थी। ओके, तो 16th का आपको ये जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप फटाफट से कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी पूछ के देखिएगा क्या वो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के बारे में जानते हैं। कमेंट योर ऑप्शन, लेट्स सी, देखते हैं कि किसका ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कार्ल ग्रूस, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसर या जी स्टेनले हॉल। तो सोचिएगा कि खेल के प्रत्याशित सिद्धांत माने कि एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले के प्रोपाउंडर प्रतिपादक कौन थे। 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। कार्ल ग्रूस इसके प्रोपाउंडर थे, इनमें कोई कांसेप्ट नहीं होता है, बस हमें थ्योरीज के ऊपर बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हिच वन is wrong statement, no statement, false statement या फिर नोट वाले क्वेश्चंस आपके लिए वरदान साबित होंगे एस्टेट के दौरान, याद रखिएगा। स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। आदतों के बारे में हमें बताना है। हैबिट इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन। आदत जो है विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया अपने आप बन जाती है, स्वतः होने वाली, ऐसा कुछ है 18 में। पास ढूंढना है हमें। ओके, हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, मतलब आदत को आप अपने मदर फादर से भी गेन कर सकते हैं। हैबिट को अगर आपके मदर फादर ब्रश करते थे डेली, तो आप भी जन्म लेने के तुरंत बाद आपकी भी एक हैबिट बन जाएगी ब्रश करने की, ऐसा कुछ तो रहा नहीं। हैबिट इज वेल लर्न परफॉर्मेंस, आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है। आदत क्या होती है, जैसे आप कोई चीज को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, बार बार करते हैं, उसे तो हम आदत कहते हैं। हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 18 का, वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें हेरिडिटी से ऐसा कोई भी हैबिट नहीं मिलती है। तो अगर किसी को क्रिकेट खेलने की आदत है तो अपने माता पिता से क्रिकेट खेलने की आदत गेन कर लेगा, बिल्कुल गलत है। तो द फ्लोइंग इज द थ्योरी इज नॉट, अगेन नो नोट वाले क्वेश्चंस आपके लिए वरदान साबित होंगे एस्टेट के अंदर। रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स एक जैसे समान अवयव, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो बताइएगा, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत नहीं है, रटन स्मृति रोट मेमोराइजेशन, समान अवयव माने कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स होना, सामान्यकरण जनरलाइजेशन। तो 19 का सोचिएगा क्या ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑब्वियसली बात है, रोट लर्निंग जहां दिख जाए वहीं पर टिक लगा देना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि रोट लर्निंग हमारे काम की कभी भी नहीं थी, थ्योरी थी ही नहीं रोट लर्निंग, रट्टा तो मरवाना ही नहीं है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, नोट वाला क्वेश्चन आपके लिए एकदम से प्रकट हो जाते हैं यहाँ पे। नो नोट वाले क्वेश्चंस याद रखिएगा, नो वाले नोट क्वेश्चंस, फॉल्स वाला क्वेश्चंस, ये सभी आपके लिए वरदान साबित है। द अदर नेम ऑफ द थ्रोनडाइक थ्योरी ऑफ द कनेक्शनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो जो संबंधवाद सिद्धांत था वो क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते थे,
बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोल सकते थे, थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स भी बोल सकते थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोल सकते थे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं हो सकता था। तो वैसी बात है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता था, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोला जाता था, एंड ट्रायल एंड एरर भी बोला जाता था। तो थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। देखते हैं कौन है। फोकसेस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, खुले व्यवहार का ध्यान केंद्रित होना, फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल इवेंट्स, जैविक घटनाओं पर केंद्रित होता है, ऑन क्रिटिक्यू ऑन मेल बायसिस, पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित है। तो सोचिएगा किसके ऊपर केंद्रित है कि हमारा हमेशा जो बिहेवियर है साइकोलॉजी का, वो हमेशा हमें खोलने के लिए होता है, मतलब हम एक अच्छा खुला व्यवहार करें। तो ये होगा ओवर्ट बिहेवियर, मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि हमारे इमोशंस के ऊपर, कॉग्निटिव के ऊपर, ना ही बायोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, हमें बिल्कुल खुले ओपन माइंड से बातचीत करने के लिए करता है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज द रॉन्ग। देखिएगा आज आपको नो, नॉट, फॉल्स और रॉन्ग सभी क्वेश्चंस देखने को मिल गए। स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टिंक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। आपको मूल प्रवृत्ति के अपोजिट में जाना है। इंस्टिंक्ट इज इनेट, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। आप मूल जो प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात लेके पैदा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंस्टिंक्ट इज वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होते हैं, बिल्कुल सटीक बात है, शक्तिशाली बहुत होते हैं। एपिमरल मतलब अकाल्पनिक होते हैं। अच्छा, साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन, मनोशारीरिक स्वभाव है मूल प्रवृत्तियां। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो रॉन्ग है कि अल्प काल्पनिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी बिल्कुल सही है, जन्मजात भी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं और मनोशारीरिक स्वभाव है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड। विचार, निर्णय लेने, भाषा, अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। विजुअल इमेजेस कहा जाता है, कॉग्निशन, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन, दृश्य चित्र, संज्ञान, संप्रत्यय, प्रस्ताव या फिर साध्य। तो देखते हैं कि 23 के अंदर क्या होगा। तो इसे बोला जाएगा कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, संज्ञान। 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बातचीत करते हैं, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। 6 क्वेश्चन और रहे हैं, क्या पता इन 6 क्वेश्चंस में से आपको 6 के 6 भी देखने को मिल सकते हैं स्टेट में, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। 1 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 89 वाले के लिए 1 नंबर की बड़ी वैल्यू है। Which of the following is the false statement? False statement कौन सा कथन असत्य है। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। अधिगम एक प्रक्रिया है, ना कि उत्पाद। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल। लर्निंग प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, किसी उद्देश्य के लिए हम लर्निंग करते हैं। ये कैसी है। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, ब्रॉड लेवल पर सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। Behavioral changes through instinct and reflex actions are also considered as learning. मूल प्रवृत्तियां प्रतिक्षेपी क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाएंगे। ये वाली बात जो है मेरे को थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। पहली वाली बात बिल्कुल सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, ब्रॉडर होता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका फॉल्स है और हमें फॉल्स को ही छांटना था। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 24 का ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बातचीत करते हैं 25 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। देखिएगा फिर से नोट वाले क्वेश्चंस आपके पास में है। द टाइप ऑफ वन ऑफ द component content under three-dimensional model of intellect given by the J.P. Guilford। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन किसके द्वारा। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। जेपी गिलफोर्ड ने क्या दिया था, तो आप बता सकते हैं जेपी गिलफोर्ड ने अपना त्रिविमीय प्रारूप का सिद्धांत दिया था। तो ये पूछ रहे हैं उनमें से कौन सा नहीं है, आप बताइएगा। फिगरल नहीं है, सिस्टम नहीं है,
सिंबॉलिक नहीं है या फिर बिहेवियरल नहीं है, आकृतिक, प्रणाली, सांकेतिक या फिर व्यवहारिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें सिस्टम वाला ऐसा कुछ नहीं था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। बिहेवियरल था, सिंबॉलिक था और बिहेवियरल था, मतलब कि आकृतिक था, सांकेतिक भी था और व्यवहारिक भी था। तो सिस्टम वाला, प्रणाली ऐसा कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 की बातचीत करते हैं। देखिएगा इसमें भी इनकरेक्ट ढूंढना है, ये इनकरेक्ट, नोट, फॉल्स, सॉरी करेक्ट ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी वाला का सही तार्किक क्रम क्या है? लर्निंग होगी, रिकॉल होगा, रिटेंशन होगी या रिकॉग्नाइजेशन होगी? या पहले आप रिकॉल करेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर रिटेंशन करेंगे और फिर रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लर्निंग कर लें, फिर रिकॉल कर लें, फिर रिकॉग्नाइजेशन कर लें, फिर रिटेंशन कर लें, या फिर लर्निंग के बाद में सीधा रिटेंशन कर लें, फिर रिकॉल करें और फिर रिकॉग्नाइजेशन करें। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बड़ा ध्यान से रखिएगा। पहले आप अधिगम करेंगे, ये बात क्या है, पहले आप अधिगम करेंगे, क्योंकि अधिगम होगा, लर्निंग होगी तभी तो आप कुछ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोनों के अंदर से पहले ही काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप कट कर दीजिए। अधिगम के बाद में आप उसे क्या करेंगे, पुण्य स्मरण कैसे कर सकते हैं किसी चीज को? पुण्य स्मरण कैसे करेंगे? पहले आप उसे धारण करेंगे ना, आपको जो चीज मिलेगी पहले आप उसे क्या करेंगे, धारण करेंगे अपने आप में अंदर। हाँ भाई हमने क्या गेन किया, क्या नहीं किया। और धारण सिर्फ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के अंदर ही है, रिटेंशन। और ये वाला पुण्य स्मरण वाला कट जाएगा, पुण्य स्मरण तो बाद की बातें हैं। पहले धारण करेंगे, हाँ भाई अधिगम हुआ, धारण किया, फिर पुण्य स्मरण किया, फिर उसको पहचाना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, LRRR। अब देखो इसमें RRR ये सब में है, तो याद रखिएगा, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 27 की। Who propounded brainstorming method for fostering and boosting creativity? सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया? लॉरेंस ने किया, मायर्स ने किया, ऑसबर्न ने किया या फिर गार्डन ने किया? क्वेश्चन नंबर 27 है उसके बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये जो किया गया था ये ऑसबर्न के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑसबर्न के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, नो वाले क्वेश्चन, नोट वाले क्वेश्चन, फॉल्स वाले क्वेश्चन, इन सभी के ऊपर हमारी कड़ी पैनी नजर होनी चाहिए। करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? हमें वापस चलना, उल्टा चलना है। सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्स, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सेल्फ पिटी। स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन या फिर आत्म करुणा। तो बताइए 28 के अंदर जो सबसे सही है वो क्या है? तो इसमें आप सोचिएगा, देखिए प्रतिगमन हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिग्रेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज भी हो सकता है, मगर सेल्फ पिटी नहीं होगा। दबी भावनात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए आत्म करुणा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, मात्र 2 क्वेश्चन रह गए आपके सामने, और आप भी अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आप भी देख सकते हैं कि आपने डेली की इतने सारे जो पेपर हमने आपके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं, टीजीटी, पीआरटी सारे, तो आपने क्या गेन किया। Which of the following structure of mind directed according to the hedonistic and pleasure प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? इड, ईगो, सुप्रीगो या फिर क्लोरिक? इदम, अहम, पर अहम और पित प्रकृति। अब सोचिएगा इसमें कौन सा है 29 का जो पूर्णतः सुखवाद और सुख प्राप्ति के लिए है। इड देखिएगा कि इड, इडम और सुप्रीगो। आप बच्चा है, बच्चे को भूख लगी है, उसने सेब उठाया और खा लिया, उसे कोई टेंशन नहीं है कि उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, ये इड कहलाएगा। ठीक है, इड, ईगो और परम है। अब आप इनके बारे में डिफरेंट टाइप से पढ़ के और अपना रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये होगा इड। क्या होगा? इड। इसमें वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल्स, अपने सुख की प्राप्ति करता है। उठाया, सेब उठाया और खा लिया, उसे कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30, प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? जेबी वाटसन, विल्हेल्म वुंट, सिगमंड फ्रेड या फिर जेएम कैटल? सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 30, साइको एनालिटिक मेथड, सिगमंड फ्राइड, इसके जो
प्रोपाउंडर थे वो थे सिगमंड फ्राइड। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार ये देखते हैं कि हमने अब तक क्या किया है और हमें क्या और आगे करना है, और आप हमारे साथ कब तक जुड़े रहेंगे। हमने आज किया है 2021 लेवल 3 का फर्स्ट 1 to 30 सीडीपी क्वेश्चंस। इससे पहले हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के ही 2020, 21 और 22 पीआरटी के आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। पीआरटी 2021 भी प्लेलिस्ट में, 22 भी प्लेलिस्ट में, टीजीटी के भी तीनों 20, 21 और 22 की आपकी प्लेलिस्ट तैयार है। आज से पहले हमने 2020 पीजीटी कर चुके थे, आज हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टाइम पे हम करने वाले हैं 2022 पीजीटी के पेपर को। इन सब के अंदर हमने सीडीपी के 1 से 30 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। आपने अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको 29 मार्क्स मिले हैं, 28 मिले हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, 30 आउट ऑफ 30 मिला है। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आपके कौन से एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।